मेरा नाम अरुंधति है। मैं एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। मैं 4 भाइयों की चौथी बहन थी। मेरे माता पिता कई साल पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे माता पिता दोनों का प्यार दिया। उन्होंने मुझे इतने लाड़ प्यार से पाला कि कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। मैं जो मांगती वह चीज समय से पहले ही मेरे पास आ जाती थी। मैं गांव की एक मासूम सी लड़की थी। मेरे बड़े भैया गांव के सरपंच थे और 2 छोटे भाई विदेश पढ़ाई करने गए हुए थे। मेरे दूसरे भैया गांव में ही डॉक्टर थे। मेरी जिंदगी बहुत अच्छी और खुशी खुशी गुजर रही थी। एक दिन मैंने अपने भैया से स्मार्टफोन की मांग की, क्योंकि मैंने लोगों को मोबाइल इस्तेमाल करते देखा था। आजकल सभी के पास मोबाइल होता है, लड़के हों या लड़कियां, सब मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को देखकर मुझे भी मोबाइल चलाने की इच्छा होती थी, इसलिए मैंने अपने भैया से मोबाइल की मांग की। मेरे बड़े भैया ने तुरंत ही मुझे नया स्मार्टफोन दिला दिया। नया मोबाइल देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट भी बना लिया था। मैं अपनी अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक किया करती थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। जब मैंने सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो अपलोड की, तो बहुत सारे कमेंट और लाइक्स आने लगे। लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। एक दिन सोशल मीडिया पर मेरी बात अभिषेक नाम के लड़के से हुई। वह बहुत समझदार था। उसने मुझे समझाया कि तुम अपने फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड मत किया करो, क्योंकि लोग लड़कियों की फ़ोटो का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। मैंने उसके कहने पर अपने सारे फ़ोटो सोशल मीडिया से डिलीट कर दिए। धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ने लगी और कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। मैं रोज़ाना अभिषेक से फ़ोन पर बात करती थी और हमारी चैटिंग भी होती थी। मैं गांव की रहने वाली लड़की थी और अभिषेक शहर का रहने वाला लड़का था। अभिषेक मुझे बहुत प्यार करने लगा था और मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगी थी। हम दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबते चले जा रहे थे। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे भैया ने गांव के ही वकील के साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया है, लेकिन मैं तो अभिषेक से प्यार करती थी। फिर मैं किसी और से शादी कैसे कर सकती थी? मैंने अपनी भाभी को अपने बारे में बता दिया और यह भी कि मेरी बातचीत अभिषेक से कैसे शुरू हुई थी। भाभी ने जब भैया को बताया कि अरुंधति किसी लड़के से प्यार करती है और उसकी बातचीत सोशल मीडिया पर हुई है, तो भैया ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उनका कहना था कि इस लड़के से बातचीत बंद कर दो, ऐसे लोग धोखा देते हैं। लेकिन अभिषेक ऐसा नहीं था। मैंने अपने भैया को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। भैया चाहते थे कि मैं अभिषेक को भूल जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। जब मैंने यह बात अभिषेक को बताई, तो उसने मुझसे कहा कि तुम अपने घर से भाग जाओ, मैं तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। भैया ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और एक रात अंधेरे में अपने घर से भाग गई। चोरी छुपे जब मैं रात में भागी, तो कोई मुझे देख नहीं पाया। मैं अभिषेक के बताए पते पर पहुंच गई। जब पहली बार मेरी मुलाकात अभिषेक से हुई, तो मैं बहुत खुश हो गई थी। अभिषेक भी मुझे देखकर बहुत खुश हुआ। अभिषेक के परिवार में कोई नहीं था और वह किराए के मकान में रहता था। हम दोनों ने शादी कर ली और पति पत्नी बन गए। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। अभिषेक बहुत मेहनती लड़का था और वह अपना काम बहुत मेहनत से करता था। मैं अपने घर से भागकर आ गई थी। जरूर मेरे भाइयों ने मुझे ढूंढने की कोशिश की होगी, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं अपने पति के साथ बहुत खुश थी। अगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं आती, तो मेरे भैया मेरी शादी कहीं और कर देते और मैं अभिषेक से अलग होना नहीं चाहती थी। मुझे अभिषेक से इतना प्यार हो गया था कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी। अभिषेक मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत पूरी करता था। उसे एहसास था कि मैंने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं भागते हुए अस्पताल गई तो देखा कि मेरे पति की मौत हो चुकी थी। मेरे पति की जान चली गई थी। इसका मतलब मेरी सारी जिंदगी ही उजड़ गई थी।
रो रोकर मेरा बुरा हाल हो गया था। मैंने अपने पति का अंतिम संस्कार किया। मेरे पति का इस दुनिया में कोई और नहीं था और अब मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि अब क्या करूं। मेरी सारी आईडी वगैरह सब मेरे भाइयों के घर पर ही मौजूद थी। मैं कहीं नौकरी भी नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे पास अपनी पहचान के लिए कोई सबूत नहीं था। अभी मेरी शादी को केवल 2 महीने ही गुजरे थे। अभिषेक के मरने के बाद मैंने अपने भाइयों से संपर्क करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो और अब वापस मत आना। हमने सारे गांव में खबर फैला दी है कि तुम मर चुकी हो। मैं जानती थी कि मुझे यही जवाब मिलेगा, लेकिन अब मेरी जिंदगी कैसे गुजरेगी? अभिषेक को मरे हुए 1 महीना हो चुका था। कुछ दिनों तक तो आस पड़ोस के लोग मेरी मदद करते रहे, लेकिन कब तक? मैं घर की कोई न कोई चीज बेचकर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मकान मालिक ने किराया न देने की वजह से मुझे घर से निकाल दिया। अब मेरे पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मेरी जिंदगी बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन मैं सड़क किनारे भीख मांग रही थी। मेरे पास रहने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। एक आदमी ने मुझे भीख दी। मैं भूख से मरने वाली थी। मैंने उस आदमी के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, साहब मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। जहां मैं रहती थी वहां के मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं किराए पर रह रही थी और रूखी सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा कर रही थी। अब तो घर में वह रूखी सूखी रोटी भी खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने सड़कों पर भीख मांगना शुरू कर दिया। मैंने एक आदमी से कहा, साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगी। उस आदमी ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? यह सुनकर मैं हैरान रह गई। उसने मुझसे कहा कि उसकी मजबूरी है, उसकी पत्नी मर चुकी है और उसे अपने बच्चे की परवरिश के लिए मदद चाहिए। उसका बेटा 4 साल का था। अगर मैं उसकी परवरिश कर सकती तो वह मुझे घर में रहने और खाने पीने की सब सुविधाएं देगा और मेरी जिंदगी भी संवर जाएगी। मेरी जिंदगी पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी। मकान मालिक ने मुझे घर से निकाल दिया था और मैं दर दर की ठोकरें खा रही थी। कोई मुझे खाना दे देता तो खा लेती, नहीं तो भूखी ही रहती थी। यही सब सोचते हुए मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे भी मुझे उस समय खाने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था, इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दी और उसके साथ उसके घर चली गई। उसका घर बहुत बड़ा था और वह आदमी बहुत अमीर था। उसके घर में उसके अलावा कोई नहीं था, सिर्फ उसका 4 साल का बेटा था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा कि आराम से पेट भरकर खाना खाओ। मैंने पहली बार पेट भरकर खाना खाया। उस आदमी को देखकर उसे एहसास हो गया था कि मैं बहुत भूखी हूं, इसलिए उसने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा कि तुम कौन हो और अपने बारे में सब कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा बीता हुआ कल घूमने लगा। मैं सोचने लगी कि कैसे इस आदमी को अपने बारे में बताऊं, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मुझे अपने बारे में बता दो तो मैं तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दूंगा। तुम इस घर में आराम से रह सकती हो, यहां तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। इस घर में मैं और मेरा बेटा ही रहते हैं, बाकी काम के लिए नौकर हैं। मैंने उसे बताया, मेरा नाम अरुंधति है और मैं बहुत अमीर परिवार की बेटी थी। मेरे 4 भाई हैं। मैं अपने 4 भाइयों की चौथी बहन थी और गांव की रहने वाली थी। सोशल मीडिया पर मुझे एक लड़के से प्यार हो गया था। उसी की खातिर मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आ गई थी। यहाँ आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन एक एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई और मेरे ऊपर परेशानियों के पहाड़ टूट पड़े। मजबूरियों ने मुझे सड़क के किनारे भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, इसलिए आपके पैरों में गिरकर भीख मांग रही थी। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं भूख से मर जाती। उस आदमी ने कहा, तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम आराम से मेरे घर में रह सकती हो, लेकिन तुम्हें मेरे बेटे की अच्छी तरह से परवरिश करनी होगी। मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरी पत्नी मर चुकी है,
इसीलिए मेरे बेटे की देखभाल नहीं हो पा रही। मुझे किसी की ज़रूरत है जो मेरे बेटे को माँ बनकर पाल सके। उन्होंने मुझे अपने बेटे से मिलवाया। उसका नाम वंश था और उसकी माँ उसके पैदा होने के बाद ही गुजर गई थी। मैंने वंश को गोद में लिया और प्यार करने लगी। मैंने कहा, अगर मेरा बेटा होता तो वह भी वंश जैसा ही होता। शादी के 1 महीने बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मेरा मिसकैरेज हो गया और मैंने अपना बच्चा खो दिया। मैं वादा करती हूं कि आपके बेटे को अपना बेटा समझकर उसकी परवरिश करूंगी। वंश का ख्याल रखने में मुझे बहुत खुशी मिलती थी। मेरी जिम्मेदारी थी कि उसे समय पर खाना खिलाऊं, सुलाऊं और उसके कपड़े बदलूं। बाकी घर के काम के लिए नौकरानी थी। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि वंश बिस्तर पर नहीं था। मैंने साहब से पूछा, साहब वंश कहाँ है? वह अपने बिस्तर पर नहीं है। साहब ने कहा, शाम तक घर वापस आ जाएगा। मैंने साहब से कई बार पूछा कि वह कहाँ जाता है, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वे घर के मालिक थे, इसलिए मैं ज्यादा सवाल नहीं कर सकती थी। रोज शाम को वंश घर आ जाता था और रात को सो जाता था। सुबह उठकर देखती तो वंश बिस्तर पर नहीं होता था। जब भी साहब से पूछती, वे कहते, तुम्हारा काम वंश की देखभाल करना है, उससे ज्यादा कुछ जानने की कोशिश मत करो। मैंने उनसे पूछना छोड़ दिया। एक रात जब मैं वंश के साथ सो रही थी, आधी रात में मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि वंश बिस्तर पर ही था। मैं जागती रही और अचानक कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो वंश बिस्तर पर नहीं था। मैं बाहर आई और देखा कि साहब बैठे हुए थे। मैंने देखा कि साहब फोन पर बिजी थे। मैंने नौकरानी से पूछा, साहब क्या काम करते हैं? उसने बताया कि साहब पुलिस इंस्पेक्टर हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई कि मैं एक पुलिस वाले के घर में रह रही थी। तभी उन्होंने मेरी मदद की थी। एक दिन मैंने साहब की टेबल पर एक फाइल देखी। मैंने फाइल उठाई और अंदर कमरे में रखने जा रही थी। तभी फाइल मेरे हाथ से गिर गई और बहुत सारे पेपर निकल गए। मैंने पेपर उठाए और तभी मेरी नज़र एक फोटो पर पड़ी। वह फोटो मेरे पति की थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे पति की तस्वीर यहाँ क्यों है। मैंने सोचा कि अगर साहब को पता चल गया कि मैंने यह फोटो देखी है और मैं उनके बारे में जान गई हूं, तो वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। उस समय डर की वजह से मैंने जल्दी जल्दी सारी चीजें उठा ली और फाइल को तैयार करके साहब के कमरे में रखकर वापस आ गई। लेकिन अब मुझे डर लगने लगा था। सबसे बड़ी फिक्र यह थी कि मुझे अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था। इसके बावजूद मैं यहाँ से नहीं जा सकती थी, क्योंकि इस घर के अलावा मेरा कोई और ठिकाना नहीं था। मुझे उस बच्चे से भी बहुत लगाव हो गया था, जैसे वह मेरा ही बेटा हो। इसके अलावा मुझे उस फोटो का राज भी जानना था। आखिर उस पुलिस वाले के पास मेरे पति की फोटो कैसे आई? मुझे डर लग रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे भाइयों ने अभिषेक को ढूंढने के लिए इस पुलिस वाले से रिपोर्ट लिखवाई हो। लेकिन मेरे भाइयों ने तो अभिषेक को देखा ही नहीं था। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। न जाने मेरे दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। उस आदमी से पूछने की तो मेरी हिम्मत नहीं थी। यहाँ रहते हुए मुझे 4 महीने हो गए थे। अब उस बच्चे ने मुझे मम्मी कहना शुरू कर दिया था। मैंने उसे बहुत मना किया कि वह मुझे मम्मी ना कहे, लेकिन वह मुझे मम्मी ही कहता था। साहब को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था। मुझे भी उस बच्चे से बहुत प्यार हो गया था। इसके बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि रात को मेरी आंख खुलती और वंश मेरे साथ सो रहा होता था, लेकिन सुबह उठती तो वह बिस्तर से गायब होता था। जो तस्वीर मैंने फाइल में देखी थी वह सपना नहीं था। मेरे पति की तस्वीर यहाँ होना वाकई हैरत की बात थी। साहब ने मुझे एक मोबाइल दिया था और कहा था कि अगर मुझे किसी से बात करनी हो तो मैं उनसे बात कर सकती हूँ। एक दिन मेरे मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। मैं काम में बिजी थी, इसलिए कॉल नहीं उठा पाई। जब बाहर आई और अपना मोबाइल देखा तो अननोन नंबर से कॉल आई हुई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद उसी नंबर से मैसेज आया जिसमें मेरा नाम लिखा था और पूछा गया था, अरुंधति, तुम कैसी हो? मुझे बड़ी हैरत हुई कि आखिर कौन है जो मुझे मेरे नाम से जानता है। मुझे लगा कि शायद यहाँ की नौकरानियों में से कोई मुझसे मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने उस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। उसके बाद कोई मैसेज नहीं आया
तो मैं बेफिक्र हो गई। फिर हर रात उस नंबर से मैसेज आने लगे। मैसेज में तरह तरह की बातें होती थीं। कभी मेरी पुरानी जिंदगी के बारे में, कभी मेरे भाइयों के बारे में, तो कभी मेरे पति के बारे में। ऐसा लगता था जैसे यह इंसान मेरे बारे में सब कुछ जानता हो। मैं डर गई थी कि यह कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है। मैं यह बात किसी को भी नहीं बता सकती थी। वह मुझसे कहता था कि मैं उसे अपना दोस्त समझ सकती हूँ और अगर मुझे कोई भी परेशानी हो तो उसे मैसेज कर दूँ। वह मेरी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। लेकिन मैं डर चुकी थी, इसलिए मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर भी वह नए नए नंबरों से मुझे मैसेज करता रहा। मैं जितने भी नंबर ब्लॉक करती, वह हर बार नए नंबर से बात करने की कोशिश करता था। एक बार मुझे शक हुआ कि कहीं यह साहब तो नहीं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, लेकिन फिर मैंने इस बात को भूल गई। धीरे धीरे मुझे लगने लगा था कि यह सब कुछ सच है और मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इस घर के अलावा मेरे पास कोई ठिकाना नहीं था। मुझे साहब पर शक हुआ तो मैंने उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मुझे लगता था कि वही एक ऐसे इंसान हैं जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं और शायद वही मुझे तंग कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जब मेरे पास मैसेज आते थे उसी समय साहब भी मोबाइल चला रहे होते थे। लेकिन उस मैसेज करने वाले शख्स की मुझसे कोई डिमांड नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही कहना था कि मैं उससे बात करती रहूं और उसे अपना दोस्त समझूं और अपनी सारी परेशानियां उसे बताया करूं। जब बहुत दिन गुजर गए और उसने मेरे बारे में सब कुछ जानने के बावजूद भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही किसी तरह से ब्लैकमेल किया, तो धीरे धीरे मुझे उस पर भरोसा होने लगा। मैं उससे बात करने लगी, लेकिन अपनी कोई परेशानी उससे शेयर नहीं करती थी। वह मुझसे इधर उधर की हंसी मजाक करता रहता था। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, तो वह मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं देता था। उसने बताया कि वह जॉब करता है और शादीशुदा नहीं है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में मेरा भी तो कोई नहीं था, इसलिए मेरी उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैं कोशिश करती थी कि किसी के सामने उससे बात ना करूं, इसीलिए मैंने उसे बता दिया कि किसी के सामने उससे ज्यादा बात नहीं कर सकती। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा और अब हम रात को ही बात करेंगे। जब सब सो जाते थे तो मैं देर रात तक उससे चैटिंग करती रहती थी। देर रात तक चैटिंग करने की वजह से सुबह मेरी आंख नहीं खुलती थी और जब उठती थी तो कुछ भी नहीं होता था। अब मुझे उससे बात करने की आदत हो चुकी थी। वंश के बारे में मैं उससे कुछ डिस्कस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि यह मेरा घर का मामला था और मैं घर का राज किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। मैं इस घर का नमक खा रही थी और वैसे भी वह कौन था? मैं उसे ज्यादा नहीं जानती थी। पता नहीं जो कुछ उसने मुझे अपने बारे में बताया था वह सच भी था या नहीं। मेरे लिए वह बस टाइम पास बन चुका था। वैसे भी मैं सारा दिन अकेले बोर रहती थी। साहब भी शाम को ही घर लौटते थे और घर के काम भी नौकर करते थे, इसलिए उससे बात करके मेरा टाइम पास हो जाता था। 2-3 दिन से वह मुझसे कह रहा था कि वह मुझसे मिलना चाहता है, लेकिन मैं मिलने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसका कहना था कि वह खुद मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने उसकी बात को इग्नोर कर दिया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि मैं कहाँ रहती हूँ। एक दिन शाम को वंश और साहब एक साथ घर आए। साहब ने मुझसे कहा, शाम के खाने का इंतजाम करो, क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड आज घर आ रहा है। वो बहुत दिनों बाद आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने हाथ से उसके लिए टेस्टी खाना बना दो। मैंने कहा, ठीक है, मैं खाना तैयार कर दूंगी। मैंने काफ़ी सारी डिशेस तैयार कीं। 3 घंटे बाद बाहर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि मेहमान आ गए हैं। मैं अपने काम में इतनी बिजी हो गई थी कि उस फ़ोन वाले लड़के को ही भूल गई थी, जिसने कहा था कि वह मुझसे मिलने आएगा। खाना तैयार करने के बाद जब मैं किचन से बाहर निकली तो हॉल में बैठे हुए इंसान को देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं देखती ही रह गई कि आखिर मेरे सामने कौन है। मैं दंग रह गई थी और होश में लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे होश नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। साहब और वह इंसान मेरे बिस्तर के पास खड़े थे।
वह इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा पति अभिषेक था, जिसका अंतिम संस्कार मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं हैरान होकर अभिषेक की तरफ देख रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वह जिंदा और सही सलामत मेरे सामने खड़े हैं। अभिषेक भी मेरी तरफ गौर से देख रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे। अभिषेक ने मुझसे कहा, अरुंधति, यकीन कर लो, मैं ही हूं, तुम्हारा अभिषेक, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देखो, मैं जिंदा हूं। यह कहते हुए वह मेरे पास बेड पर बैठ गए। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और मैं उनको छूकर देख रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि वह सच में जिंदा हैं और मेरे सामने बैठे हैं। मैं उनके गले से लगकर खूब रोने लगी। वह भी मुझसे लिपटकर रो रहे थे। उनके जाने के बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, वह सब याद करके मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने अभिषेक से पूछा, अगर आप जिंदा थे तो वह कौन था जिसका अंतिम संस्कार मेरी आंखों के सामने हुआ था और जिसे मैंने अस्पताल में खुद देखा था? और अगर आपको मालूम था कि आपका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं, तो आप इतने महीनों तक मुझसे दूर क्यों रहे? मैं रोते रोते यह सब कह रही थी। अभिषेक ने मुझसे कहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनको सुनकर तुम हैरान हो जाओगी। आज मैं तुम्हें एक एक करके सारे राज बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो तुम जिस रॉन्ग नंबर वाले लड़के से बात करती थी, वह कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं और मैं तुम्हारे घर आकर ही तुमसे मिलूंगा। देखो, मैं यहां आ गया। मैंने तुम्हें कहीं बाहर तो नहीं बुलाया ना? मैंने सोचा कि जो बातें वह लड़का मुझसे करता था और जितनी बातें वह मेरे बारे में जानता था, वे सब बातें तो मेरे पति और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। लेकिन मेरा इस बात पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं गया कि अभिषेक जिंदा भी हो सकते हैं। मैंने अभिषेक से कहा, अगर आप जिंदा थे तो इतने समय से कहाँ थे? मुझे सब कुछ जानना है। अभिषेक ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जब तुम अपना घर छोड़कर यहाँ आ गई थी और हमने शादी कर ली थी, तो कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाइयों ने भी यहाँ आकर हमारे बारे में सारी जानकारी निकाल ली थी। उन्होंने अपने गांव में सबको यह बता दिया था कि तुम मर चुकी हो एक एक्सीडेंट में और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने किसी और की लाश को तुम्हारी लाश बताकर सबको यकीन दिला दिया था कि तुम सच में मर चुकी हो। यह सब उन्होंने अपनी बदनामी के डर से किया था। लेकिन तुम्हारे भाई मेरे दुश्मन बन गए थे, जिन्होंने उनकी बहन से शादी कर ली थी। उसी समय मुझे पता चला कि तुम मां बनने वाली हो। मैं तुम्हें बहाने से डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर से तुम्हें मिसकैरेज की दवाई दिलवा दी, क्योंकि मेरी जान मुसीबत में आ गई थी। मैं नहीं चाहता था कि तुम छोटे बच्चे के साथ दर दर की ठोकरें खाती फिरो, क्योंकि मुझे तुम्हें छोड़कर जाना था। मुझे पता चल गया था कि तुम्हारे भाई मुझे जगह जगह ढूंढ रहे हैं। उन्होंने बार बार मेरी नौकरियों से निकलवाना शुरू कर दिया। एक दिन तुम्हारे भाइयों को मेरे मोबाइल नंबर के बारे में पता चल गया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे मारने की धमकी दी और कहा कि मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जान ले लेंगे। इसलिए मैं तुम्हें वहां से छोड़कर चला गया था। एक दिन मैं रास्ते से जा रहा था जब अचानक एक कार ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। कार के सामने आने से पहले ही कोई दूसरा आदमी उस कार के सामने आ गया और तुम्हारे भाई की कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। उसी मौके पर मैं वहां से भाग निकला। तुम्हारे भाई जानबूझकर मुझे मारना चाहते थे। तुम्हारे भाई ने फिर भी मेरे पास फ़ोन किया और कहा कि अगर तुम बच गए हो तो ये मत सोचो कि तुम हर बार बच जाओगे। जब तक हम तुम्हें मार नहीं देते, हम सुकून से नहीं बैठेंगे। तुम्हारे परिवार वाले मेरी जान के दुश्मन बन गए थे। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, वह सब तुम्हें नहीं पता था। मैंने तुम्हारे दोस्त, जो एक पुलिस ऑफिसर है, से मदद मांगी और उसने मेरी मदद की। 1 महीने तक मैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी फिक्र लगी हुई थी।
मुझे पता था कि मेरा दोस्त अपने घर में अकेला रहता है, इसलिए मैंने उससे कहा कि किसी भी तरह से मेरी पत्नी को अपने घर ले जाओ और उसे अपने घर में जगह दे दो ताकि वह सुरक्षित रहे। मेरा यह दोस्त अगर तुमसे कहता कि तुम मेरे घर चलो, तो तुम उसके घर जाने के लिए आसानी से नहीं मानती। इसलिए उसने सोचा कि अपने बेटे वंश की परवरिश के लिए कहेगा तो तुम मान जाओगी। यहां पर तुम बिल्कुल सुरक्षित थीं। अब मेरी परेशानी खत्म हो गई है। मेरे दोस्त ने तुम्हारे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने मुझ पर जानलेवा हमला किया था और मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। जब तक मैंने तुम्हारे भाइयों को पुलिस के हवाले नहीं करवाया, तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकता था। काफी दिनों तक मेरे दोस्त ने मुझे जेल के एक कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलता तो तुम्हारे भाई मुझे ढूंढ निकालते और जान से मार देते। अब तुम्हारे भाई जेल में हैं और मैं तुम्हारे सामने हूं। यह सुनकर मैंने अभिषेक से कहा, एक सवाल मेरे दिमाग में अभी भी घूम रहा है। आखिर वंश सुबह होते ही कहाँ चला जाता था? तभी साहब कहने लगे, मुझे माफ कर देना भाभी, वह मेरा बेटा है। मैं उसी की वजह से आपको यहाँ लेकर आया था। मेरी पत्नी नहीं है और मेरे बेटे को माँ की जरूरत थी। मेरी पत्नी आपके आने से 1 हफ्ता पहले ही मर गई थी। उसकी तबीयत बहुत खराब थी और 1 हफ्ते से उसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था, क्योंकि वह अपनी माँ के साथ ही सोता था। जब मैंने आपको यहाँ पर लेकर आया तो मैंने सोचा कि पता नहीं मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझेगा या नहीं, लेकिन पहले ही दिन मेरा बेटा आपको अपनी माँ समझकर सो गया था। सुबह मेरा बेटा बोर्डिंग स्कूल चला जाता है और शाम को वापस लौटता है। मेरी पत्नी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैंने उसका ध्यान बंटाने के लिए उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया था और रात को उसे घर ले आता था। सुबह होते ही मैं उसे स्कूल छोड़ देता था। आपने मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखा, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अभिषेक अपने दोस्त से कहने लगे, तुमने भी तो हमारा बहुत साथ दिया। तुम्हारी वजह से ही आज हम पति पत्नी एक दूसरे से मिल पाए हैं। अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। मेरे पति की नौकरी लग गई है और हम साहब के घर में ही रहते हैं। साहब का कहना था कि मैं उनके बेटे की परवरिश ऐसे ही करूं जैसे मैं करती थी, क्योंकि वह मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ गया था। मैंने हमेशा वंश को मां की तरह ही प्यार दिया था, इसलिए हम उन्हीं के घर में रहते थे। मैं अभिषेक का साथ दोबारा पाकर बहुत खुश थी। मेरी जिंदगी की सारी परेशानियां खत्म हो गई थीं, लेकिन मेरे भाइयों ने जो किया था वह माफ करने लायक नहीं था। उनकी वजह से मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी थी। आज मेरे भाई जेल में हैं और उनकी सजा भी पूरी हो गई है। एक दिन मैं उनसे जेल में मिलने गई थी। भैया ने मुझसे और अभिषेक से माफी मांगी। हमने उन्हें माफ कर दिया था। मैंने भैया से कहा, भैया मैं आपको एक शर्त पर माफ करूंगी। अब आप हमें जीने दें। हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। कभी हमारी जिंदगी में दखलंदाजी नहीं करेंगे। भैया ने भी कहा, बस मैं तो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था। अगर तुम अभिषेक के साथ खुश हो तो मेरे लिए यही बहुत है। अब मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है और मैं अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।